ना जाने क्यों रोहित रोज दूध का गिलास फेंक देता। मुझे उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगती। मैंने उसे कई बार मना भी किया और कहा कि जब मम्मी जी इतनी मोहब्बत से दूध लेकर आती है तो फिर उसे पी लिया करो, लेकिन वह बात ही नहीं मानता और उस दूध को फेंक देता। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि उसे दूध फेंकने नहीं दूंगी, बल्कि मैंने उससे दूध लेकर साइड पर रख दिया। उसने मुझे कहा भी कि दूध गिरा दो, लेकिन मैंने कहा मैं अभी गिराती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने वह दूध पी लिया। लेकिन मुझे नहीं खबर थी कि दूध पीने के बाद मेरे साथ, मेरा नाम पम्मी है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक विधवा हूँ और विधवा होने के बाद अपने ससुराल में ही रह रही हूँ। मेरी शादी 3 साल पहले ही किशन से हुई थी। किशन मेरी मम्मी की सहेली के रिश्तेदार थे। ये रिश्ता किशन की मर्जी और पसंद के मुताबिक हुआ था। हमारा इन लोगों से मिलना जुलना तो नहीं था, लेकिन एक और रिश्तेदार के घर पार्टी पर हमारी मुलाकात हुई। किशन को मैं पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी। मेरी मम्मी वैसे भी मेरे रिश्ते के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए किशन का रिश्ता आते ही उन्होंने फ़ौरन स्वीकार कर लिया था। दरअसल मम्मी को खुद विधवा हुए बहुत साल हो गए थे। पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके बाद मम्मी ने अकेले तन्हा मेरी परवरिश की थी। मेरा और कोई बहन भाई भी नहीं था। मैं अपनी मम्मी की इकलौती औलाद थी, इसलिए मम्मी की खुशियों का इकलौता सहारा मैं ही थी। मम्मी ने छोटी मोटी नौकरियां करके मेरी परवरिश की। वह तो रब की कृपा है कि घर अपना था, जिसके कारण काफ़ी आसानी रही। मैं जब 18 साल की हुई तो मम्मी ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया, लेकिन लड़के वालों की तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वह दहेज में हर चीज़ चाहते थे और मम्मी बेचारी एक आम घरेलू औरत थी, छोटी मोटी मजदूरियां करके मुझे पाल रही थी। वह कैसे लड़के वालों की डिमांड के अनुसार इतना ज़्यादा दहेज देती। इसीलिए समय गुजरता रहा, मेरा हुस्न और मेरी पढ़ाई भी मेरे किसी काम ना आ सके, और देखते देखते मैं 27 साल की हो गई। मम्मी की अब रातों की नींद उड़ चुकी थी और उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। वह चाहती थी कि उनके मरने से पहले मेरी शादी हो जाए, और अक्सर वह इस बात का इजहार भी करती रहती, क्योंकि मेरे रिश्ते की परेशानी ने मम्मी को ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी दे दी थी। वह रातों को सो नहीं पाती थी। मैं हालांकि उन्हें बहुत समझती थी कि मम्मी आप अपनी सेहत खराब मत करें, आप भगवान पर भरोसा करें। जहाँ मेरी किस्मत जुड़ी है वह तो मुझे मिलकर रहेगा। लेकिन वह माँ थी, उनको मेरे भविष्य की चिंता थी, इसीलिए वह मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मम्मी ने तो रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना कम कर दिया था, क्योंकि लोग हमदर्दी जताते थे और गरीब समझकर दान देने की कोशिश करते, जबकि मम्मी की खुददार तबीयत को यह गवारा नहीं था। इसीलिए रिश्तेदारों के घर जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन मम्मी की एक सहेली अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर आई थी। मम्मी को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन एक उदासी ने भी घेर लिया, क्योंकि उनका बेटा जवान था और मम्मी का काम मेल मिलाप होने की वजह से यह रिश्ता भी हाथों से निकल गया था। मैंने मम्मी से कहा कि हम दोनों मिलकर ज़रूर जाएंगे और शादी में भरपूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया था। हम दोनों माँ बेटी कहीं पर नहीं गए थे, इसलिए मैंने अपने लिए ख़ास तौर पर सफ़ेद कुर्ती विद शरारा और रेड सितारों वाला दुपट्टा तैयार करवाया और मम्मी को साथ लेकर शादी पर चली गई। शादी पर ही किशन और उनकी मम्मी मौजूद थे। किशन ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया और यूँ मेरी शादी झटपट ही तय हो गई और मैं ब्याह कर किशन के घर चली आई। किशन एक बहुत अच्छे और प्यार करने वाले पति साबित हुए थे। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि किशन मेरी ज़िंदगी में आए। किशन ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा और उनकी कोशिश होती कि मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सके। मम्मी भी हमें खुश देखकर बहुत खुश थी। मेरी सास का रवैया कभी अच्छा कभी कभी बुरा हो जाता, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देती, क्योंकि घरों में ऐसी छोटी मोटी मामूली बातें हो जाती हैं। खुशियों के झूले में झूलते न जाने कैसे 3 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। किशन मुझे बहुत कम मम्मी की तरफ रहने देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए वह मुझे मायके में रात को नहीं रहने देते थे, अपने साथ लेकर जाते और अपने साथ ही वापस ले आते, क्योंकि उनका कहना था कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इसलिए वह मुझे मायके में नहीं रुकने देते थे, अपने साथ लेकर जाते और मम्मी से मिलवाकर साथ ही ले आते थे। लेकिन उस दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सर्दियाँ शुरू होने वाली थीं। मम्मी का सांस उखड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरी परेशानी को देखते हुए किशन ने मुझे मम्मी के पास रात को रुकने की अनुमति दे दी और कहा कि तुम आज यहीं पर रुक जाओ, आंटी की हालत ठीक नहीं है, मैं कल किसी समय आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं खुद भी अपनी माँ के पास रुकना चाहती थी,
लेकिन किशन की वजह से उनसे कह नहीं पा रही थी। लेकिन जब किशन ने खुद कह दिया तो फिर मैं खुशी खुशी माँ के पास रुक गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर रुकना मेरी सारी ज़िंदगी की बर्बादी बन जाएगा। मुझे ऐसा दुख मिलेगा जिससे मैं कभी निकल नहीं सकूंगी। किशन मुझे छोड़कर वापस चले गए थे। मम्मी की हालत भी अभी अच्छी नहीं थी। मैंने उनको दवा देकर लिटा दिया और उनके लिए सूप बनाने किचन में चली आई, क्योंकि सूप के साथ उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता था। मम्मी को सूप पिलाकर मैं उनके पास ही सोने के लिए लेट गई और बिल्कुल इसी तरह उनके साथ लग गई जैसे शादी से पहले उनके साथ लिपट कर सोया करती थी। लेकिन आधी रात को एक फ़ोन आया जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। फ़ोन किशन के घर से आया था। फ़ोन पर किशन का छोटा भाई रोहित था, जिसका कहना था कि भाभी भाई अब हम सबको छोड़कर चले गए, हमारी दुनिया उजड़ गई, हम अनाथ हो गए, भाभी भाई मर गए हैं। यह बात सुनना थी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और आंखें पत्थर की हो गई। मैंने बार बार रोहित से पूछा, रोहित किया हुआ तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या हुआ है मेरे किशन को? लेकिन तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। मैंने मम्मी की हालत की भी परवाह नहीं की और पागलों की तरह बाहर की तरफ भागी थी। मम्मी मुझे पीछे से आवाज़ देती रह गई, पम्मी रुको तो सही, क्या हुआ है मुझे तो बताओ। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मी को कुछ बताती। मैं इसी तरह भागकर सड़क पर आई और एक रिक्शा को हाथ देकर उसमें बैठ गई थी। दिल ही दिल में यह प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सब कुछ ठीक हो, रोहित ने मजाक किया हो या किशन ने मुझे बुलाने की खातिर रोहित से यह फ़ोन करवाया हो। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ हो। मैं बार बार यही दुआ मांग रही थी, लेकिन मेरी सारी दुआएं रद्द हो गई थीं। मैं जब अपनी ससुराल पहुंची तो देखा वहां पर तो मातम का माहौल था, लोगों की भीड़ थी और हर आंख से आंसू गिर रहे थे। हर कोई रो रहा था। सामने मेरा किशन बेजान शरीर के साथ लेटा हुआ था, आंखें बंद किए हुए, इतना मासूम लग रहा था जैसे अभी अभी आंखें खोल देगा। मैं एकदम आगे बढ़ी और फिर बेहोश होकर वहीं गिर गई। न जाने कितने समय के बाद मैं होश में आई, और जब होश में आई तब किशन का अंतिम संस्कार हो चुका था। लेकिन मेरा तो मातम अब शुरू हुआ था। मैं निहाल हो चुकी थी और किशन के जाने को दिल से भुला नहीं पा रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ रहा था। वह हमेशा मुझे यही कहते थे कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा। और शादी के बाद ये पहली रात थी जब मैं उनसे अलग थी और उसी रात किशन इस दुनिया से चले गए थे। मुझे तो अभी तक यही नहीं पता था कि किशन को हुआ क्या है। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, किशन को याद करके रो रही थी। 3 दिन गुजर चुके थे। तो मैंने अपनी सास से पूछा आखिर किशन को हुआ क्या था। तो मेरी सास कहने लगी, पता नहीं, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी, अचानक एकदम शोर हुआ था। मैं बाहर आई तो देखा रोहित चिल्ला रहा था और चीख रहा था। मैं दिल पर हाथ रखे आगे बढ़ी तो देखा किशन नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। उसका सोते सोते ही देहांत हो गया था। रोहित उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था। किशन को ज़मीन पर गिरे देखकर उसके पास चला गया, जिसकी वजह से उसे किशन की मौत का पता चल गया। मेरी सास रोते हुए कहने लगी और मैं खाली खाली निगाहों से उन्हें देखते रह गई। ऐसा लगने लगा जैसे किशन की मौत की मैं जिम्मेदार हूँ। अगर उस रात में किशन के पास होती तो शायद किशन इस तरह तड़प तड़प कर अपनी जान ना दे देता। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। कोई भी तो उसके पास उसकी मदद के लिए नहीं था। काश उस रात में उसके पास होती। किशन की मौत मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। अच्छा भला जवान खूबसूरत और सेहतमंद किशन कैसे एकदम मौत की नींद सो सकता था। मेरे दिल को किसी भी तरह चैन नहीं आ रहा था। मेरा तो कोई सहारा भी नहीं था। किशन की कोई निशानी नहीं थी जिसके साथ लगकर मेरा दिल बहल जाता। किशन को गए 3 महीने हो गए थे। मैं वापस अपनी माँ के घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे आने नहीं दिया। वह यही कहने लगी कि तुम मेरे पास किशन की निशानी हो, तुम में से मुझे किशन की खुशबू आती है, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। इसलिए मैं उनके पास ही रह गई। मम्मी से जब मैंने पूछा तो उनका भी यही कहना था कि यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर तुम अपनी ससुराल में रहना चाहो तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर तुम वापस भी आना चाहो तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि खुशी होगी। फिर मैं ससुराल में रहने का ही फ़ैसला कर लिया। लेकिन कुछ समय बाद मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई तो मैं वापस अपनी माँ के पास चली आई। किशन को मरे हुए अब 1.5 साल हो चुका था। अचानक एक दिन मेरी सास घर पर चली आई
और मेरे साथ लगकर खूब रोने लगी। मेरा अपना जख्म भी अभी ताज़ा हो गया था। कुछ देर बैठकर उन्होंने अपने आने की वजह बताई, जिसे सुनकर मैं और मेरी मम्मी शौक में रह गए। हम एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। हमें उम्मीद नहीं थी कि किशन की मम्मी इस वजह से हमारे घर आई होगी। मेरी सास के आने का कारण जानकर मम्मी खामोश हो गई और कहने लगी, मैं ये फ़ैसला अकेले कर नहीं सकती, इसलिए मुझे पम्मी से पूछना पड़ेगा। अगर पम्मी की मर्ज़ी हुई तो मैं आपको हाँ में जवाब दे दूँगी, वरना फिर आप गुस्सा मत कीजिएगा। मेरी मम्मी ने नरमी से बात करके उन्हें समझा दिया। तो मेरी सास के जाने के बाद मम्मी ने मुझे इस रिश्ते के बारे में राय जानना चाहा, तो मैंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि मैं किशन के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मुझे रोहित से शादी नहीं करनी, इसलिए आप मेरी सास को साफ साफ मना कर दें। उस घर में मैं किशन की दुल्हन बनकर गई थी और अब दोबारा उसी घर में रोहित की दुल्हन बनकर जाऊं, यह मुझे गवारा नहीं। मम्मी ने इस तरह मेरा इनकार मेरी सास तक पहुंचा दिया, लेकिन मेरी सास ने तो वह इनकार जैसे दिल पर ले लिया और बिस्तर से लग गई। उनकी तबीयत खराब हो गई और वह बार बार मुझे बुलाने लगी। रोहित ने मुझे फ़ोन करके मेरी सास की हालत के बारे में बताया और कहा कि आप बस एक बार आ जाएं, मम्मी की हालत बहुत ख़राब है और वह बार बार आपको पुकार रही हैं। आप एक बार आ जाएंगे तो शायद उनका दिल बहल जाएगा और वह आपके इनकार के सदमे से बाहर निकाल सकेंगे। रोहित की बात पर मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने रोहित से कहा कि मुझे तुमसे शादी पर एतराज़ नहीं है, असल में शादी ही नहीं करना चाहती। एक बार मैंने शादी कर ली है और दोबारा अब शादी नहीं करना चाहती। मैं पूरी ज़िंदगी अपने किशन के नाम पर जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरी बात सुनकर रोहित कहने लगा, मैं खुद भी आपसे शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही सम्मान का स्थान रखती हैं। मैंने हमेशा आपको अपनी भाभी समझा है और आपको इज्जत और सम्मान दिया है, इसलिए मैं रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने माँ को भी मना कर दिया था, लेकिन वह नहीं मानी। वह आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं क्योंकि आप किशन भाई की पत्नी थीं और अब उनकी विधवा है, इसलिए माँ आपको अपने साथ अपनी ही नज़रों के सामने रखना चाहती हैं। लेकिन अगर आप राज़ी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं माँ को मना लूँगा। आप बस कभी कभार चक्कर लगा लिया करें। रोहित ने तरीके से बात ख़त्म कर दी और मुझे भी तसल्ली हो गई, लेकिन मेरी सास किसी भी तौर नहीं मान रही थी और उनकी हालत भी नहीं संभल रही थी। आखिरकार मेरी मम्मी भी मेरी सास की साइड हो गई और उन्होंने भी मुझ पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और कहा कि तुम रोहित से शादी कर लो, इस तरह मैं भी सुकून से मर सकूंगी। आखिर कब तक तुम्हें विधवा के चोले में देखती रहूंगी? तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मैं तुम्हें इस तरह इन सफ़ेद कपड़ों में देखकर अंदर ही अंदर मारती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में भी फिर खुशियाँ आ जाएं। जो किस्मत में होना था वह हो गया। किशन और तुम्हारा साथ यही तक था। अब तुम किशन को दिल से निकाल दो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाओगे तो मैं भी सुकून की मौत मर सकूंगी। मम्मी ने अपना वही मशहूर रटा रटाया डायलॉग दोहरा दिया, जिससे मुझे बहुत चिढ़ थी और अभी मैं गुस्से में चीड़ गई और कहा, आप हमेशा ये डायलॉग दोहराकर मुझे जज्बाती ब्लैकमेल कर लेती हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप मेरी सास को हाँ कह दे। जो फ़ैसला इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था वह मैं एकदम अचानक कर दिया। माँ भी मेरे फ़ैसले को सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए खुद रोने लगी। मैंने मम्मी के गले लगकर उन्हें चुप कराया। मैं खुद भी अपनी अचानक फ़ैसले पर एकदम हैरान हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून यह भी था कि इस तरह मैं किशन के साथ जुड़ी रहूँगी। कल अगर मेरी माँ कहीं और मेरी शादी कर देती तो मैं किशन को इतनी आज़ादी से याद नहीं कर सकती थी जिस तरह उनकी अपने घर में उनके छोटे भाई के सामने कर सकती थी। और फिर वह घर किशन का था। उस घर से किशन की यादें जुड़ी थीं। वह कमरा जिसमें मैं और किशन ने खूबसूरत पल गुजरे थे, वह कमरा मुझसे छीन जाता, लेकिन रोहित से शादी करने के बाद वह घर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाना था। मैं किशन से हमेशा जुड़ी रहती। यही सब सोचकर मैंने ये फ़ैसला दे दिया था। मम्मी ने सुबह होते ही मेरी सास को ये खबर पहुंचा दी थी और वह उसी दिन खुशी खुशी मिठाई लेकर मेरे पास चली आई और मेरा मुंह मीठा करवाया था। शगुन के तौर पर कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख दिए थे। मेरी सास ने बैठे बैठे 3 दिन बाद की शादी भी रख दी थी। मैं इतनी जल्दी तैयार नहीं थी, लेकिन मेरी सास कहने लगी, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अब और मुझसे ज़्यादा दूर रहे। अपनी सास की इतनी मोहब्बत पर मैं निढाल हो गई और मैंने उनकी रजामंदी के आगे सर झुका दिया।
शादी का दिन फाइनल हो गया था, इसलिए मेरी सास ने तैयारियां शुरू कर दी थीं, जबकि मैंने अपनी माँ को साफ मना कर दिया था कि वह किसी भी तरह की कोई तैयारी ना करें, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था और अब मेरी कौन सी पहली शादी थी। लेकिन मम्मी ने अपने तौर पर मेरे लिए फिर भी कुछ चीज़ खरीदी। शादी का दिन भी आ गया था। मैं शादी से एक सुनहरे जोड़े में दुल्हन बनकर तैयार बैठी थी और मुझे बार बार किशन की याद सता रही थी। वह मुझे इस तरह देखते तो खुशी से झूम जाते। उन्हें मैं हमेशा सजी बनी और साफ सुथरी अच्छी लगती थी। वह मुझे यही कहते थे कि मैडम जी तैयार रहा करो, मैं तुम्हें खुश और तारो ताज़ा देखना चाहता हूँ। और आज इस मौके पर मुझे उनकी याद सता रही थी। मेरी आंख से आंसू बह निकले। मैं रोहित की पत्नी बन चुकी थी। अब मैं रोहित के साथ विदा होकर इस घर में वापस आ गई। मुझे नहीं मालूम कि रोहित इस रिश्ते पर राज़ी था या नहीं, लेकिन वह ज़रा चुपचाप लग रहा था। इससे पहले तो रोहित के साथ मैं काफ़ी फ्री थी। रोहित भी मुझसे काफ़ी बातें कर लिया करता था, लेकिन अब रिश्ता बदल गया था, इसलिए कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आगे हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करने वाले हैं। इस घर में मेरी हैसियत तो एक बहू की ही थी, लेकिन अब मेरा कमरा बदल चुका था। पहले मैं किशन के कमरे में थी और अब मैं रोहित के कमरे में आ गई थी। आज की रात मेरी सुहाग रात थी, लेकिन दिल में कोई उमंग नहीं थी, बल्कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। रोहित कमरे में आया तो मेरा दिल उछल कर गले में आ गया। मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई। रोहित भी मेरे ही करीब बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि मैं रोहित से बात करूंगी, कि वह मुझे कुछ दिन का समय दे। मैं इस रिश्ते को पहले दिल से स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन रोहित ने बेकरारी से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसकी हरकत पर दंग रह गई। मुझे उससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। वह इतनी जल्दी कैसे भाभी और देवर के रिश्ते को भूल सकता था। भले ही अब मैं उसकी पत्नी थी, लेकिन कल तक मैं उसकी भाभी थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ रोहित के हाथ से छुड़ा लिया। रोहित कहने लगा, पम्मी, अब आप मेरी पत्नी हैं। आप पर मेरा पूरा हक है। मुझसे यूं दूर ना रहो। ये कहकर रोहित मेरे और करीब सरक आया। इससे पहले कि वह अपने पति होने का हक पूरा करता, एकदम ऐसा लगा जैसे रोहित को करंट लगा हो। वह उछलकर पीछे हट गया था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था रोहित की ऐसी हालत क्यों हो रही थी। और फिर रोहित मुझे खुद ही कहने लगा कि आप बेड पर सो जाएं और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि इस बात का सुकून था, क्योंकि मैं खुद उससे बहुत झिझक महसूस कर रही थी। इसलिए मैं चुपचाप उठकर अपने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई। मुझे यहाँ पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार किशन का ख्याल दिमाग पर छा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने किशन से बेवफाई की है और वह मुझसे शिकवा कर रहे हैं। मैं ख्यालों ही ख्यालों में उनसे माफ़ी मांग रही थी। रोहित तो न जाने कब का सोफे पर सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। और फिर ना जाने किस समय मेरी आंख लग गई। सुबह के समय जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए खुश रहने का आशीर्वाद दिया। मैं खामोश नज़रों से उन्हें देखती रह गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए कि एक दिन मेरी सास मुझसे कहने लगी, बहू, रोहित तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? मैंने कहा कि मम्मी जी अच्छा है। तो कहने लगी, क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला संबंध बन गया है या नहीं? अपनी सास की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई और सर झुका दिया। मेरी सास भी जैसे समझ गई और कहने लगी, तुम चिंता मत करो, रोहित तुम्हारी तरफ ज़रूर झुकेगा। दरअसल रोहित इस रिश्ते पर राज़ी नहीं था। मैंने अपनी खुदगर्जी में उसको तुमसे शादी पर राज़ी किया, लेकिन देखना, एक दिन वह ज़रूर तुम्हारी तरफ आएगा और तुम्हें एक अच्छे और सच्चे पति जैसी मोहब्बत देगा। मैंने अपनी सास की बात सुनकर सर झुका दिया। रोहित और मेरी शादी को 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन शादी की पहली रात रोहित जिस बेकरारी से मेरे पास आया था, अब वह बेकरारी ख़त्म हो चुकी थी। अब रोहित मेरे करीब नहीं आता था। वह मुझसे दूर दूर रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे वह मेरे करीब तो आना चाहता है, लेकिन पता नहीं उसे कोई चीज़ रोक रही हो। रोहित की हालत अब मुझे अजीब सी लगने लगी थी। वह रात को अचानक उठकर बैठ जाता और बहुत देर तक कमरे में इधर उधर टहलता रहता। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तंग आकर एक दिन मैंने अपनी सास से बात की। मेरी सास ये सब सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, क्या रोहित ने तुम्हें एक बार भी हाथ नहीं लगाया? तो मैंने सर झुका दिया और वह मेरी चुप का मतलब समझ गई। मेरी सास भी परेशान हो चुकी थी।
शादी को 10 दिन गुजर चुके थे, लेकिन हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं बना था। मेरी सास किसी सोच में डूब गई थी। उसी रात मेरी सास ने रोहित को अपने कमरे में बुलाया था। पता नहीं दोनों माँ बेटे कमरे के अंदर क्या मीटिंग कर रहे थे। और फिर अगली रात जब मैं कमरे में चली गई तो मेरी सास कुछ देर बाद ही दूध का गिलास लेकर आई जिसमें केसर मिला हुआ था। कहने लगी, यह रोहित को पिला देना, उसका दिल तुम्हारी तरफ ज़रूर झुकेगा, उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बढ़ेगी। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया और दूध साइड टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद ही रोहित भी कमरे में आ गया और मैंने उसे कहा कि यह दूध पी लो, लेकिन रोहित अजीब हरकत की। उसने वह गिलास उठाकर बाथरूम में फेंक दिया। मैं उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अचानक मेरी सास ने रोहित से पूछ लिया, क्या तुमने दूध पिया था? तो वह कहने लगा, नहीं, भाई ने सपने में आकर मना कर दिया था तो मैंने उसे नहीं पिया। रोहित इतनी रुखाई से जवाब दिया कि मैं चुप रह गई, जबकि मेरी सास भी खामोश हो गई। अब हर रोज़ ही ऐसा होता। मेरी सास केसर मिला दूध मुझे कमरे में पकड़ा देता और कहती कि रोहित को पिला देना, लेकिन मैं रोहित से कहती तो वह दूध पीता ही नहीं, उल्टा उसे बाथरूम में फेंक देता। मुझे रोहित पर अब गुस्सा आने लगा था कि आखिर वह ऐसा क्यों करता है, और अब मुझे अपनी सास पर भी गुस्सा आता कि अगर वह दूध नहीं पीता तो वह उसे ना दिया करें। इस तरह रोज़ दूध को फेंकने से क्या फ़ायदा। लेकिन मेरी सास भी रेगुलर दूध का गिलास कमरे में रख जाती और रोहित भी रेगुलर दूध गिरा देता। उस दिन तो मैं रोहित के साथ इस बात पर लड़ पड़ी थी। रोहित, ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत बात है। आखिर मम्मी जी इतनी मोहब्बत से तुम्हें दूध का गिलास देकर जाती हैं और तुम हो कि उसे गिरा देते हो। कितनी बुरी बात है। इस तरह दूध का अपमान होता है। खाने पीने की चीज़ों का सम्मान करना चाहिए और मम्मी का भी दिल टूटता है। रोहित कुछ पल खामोशी से मुझे देखता रहा और फिर कहने लगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई ने सपने में आकर मुझे मना किया है कि दूध मत पीना। इस वजह से मैं दूध नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। मम्मी को भी यह बात समझना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों वह नहीं समझती। रोहित रूखा सा जवाब दिया तो मैं चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था रोहित के साथ क्या समस्या है। रोहित मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन अभी तक हमारे बीच कोई भी रिश्ता पैदा नहीं हो पाया था जो शादीशुदा जोड़ों में रोमांस पाया जाता है। वह मेरे और रोहित के बीच नहीं था। मैंने भी कोशिश नहीं की थी और कुछ वह भी मुझे अजनबी सा बना रहता और मैं भी उससे दूरी बना रखती थी। पहले हमारा जो संबंध था वह देवर भाभी का था, अब तो वह भी नहीं रहा। पहले कम से कम मैं भाभी होने के नाते उसे काफ़ी बातचीत कर लिया करती थी और वह भी मुझे काफ़ी बातें किया करता था, लेकिन अब वह देवर भाभी वाला रिश्ता ख़त्म हो गया था, इसलिए वह मुझसे वह बातें भी नहीं करता था। अब जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो उसके शब्दों में झाझक होती थी और मैं भी उससे बातें करते हुए झिझक महसूस करती थी। उन्हीं दिनों मुझे बुखार हो गया। मौसम बदल रहा था तो मैं भी उसकी लपेटे में आ गई। नज़ला ज़ुकाम और बुखार ने मेरी हालत पतली कर दी थी। मैं ज़्यादातर कमरे में पड़ी रहती। 2 दिन तक मुझे कुछ होश ही नहीं था। मेरी सास और रोहित मेरा बहुत ख्याल रखा और जब मेरी तबीयत संभली तो मैं हवा बदली के लिए अपनी मम्मी की तरफ आ गई। मेरी सास ने मुझे खुश दिली से अनुमति दे दी। मम्मी की तरफ आकर भी मेरी तबीयत पर सुस्ती छाई रही। मम्मी मुझे कभी कुछ बनाकर देती है और कभी कुछ खिलाती, लेकिन मेरा दिल कुछ खाने को करता ही नहीं था। इस बुखार ने मुझे अंदर से निचोड़ कर रख दिया था। 1 हफ्ता बीमारी से लड़ते लड़ते आज मेरी तबीयत कुछ संभली थी तो मैंने सोचा अपनी पुरानी सहेली पूनम से मिलकर आता हूँ मम्मी से। जब मैं पूनम के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, कल उसकी माँ मुझे मिली थी, वह भी इधर आई हुई है, तुम जाकर मिल आओ, अच्छा है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं पूनम की तरफ चली आई। पूनम मुझे सामने ही मिल गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई। गैवन, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और तुमसे मिलने के लिए आज आने का इरादा था। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गई। कितने दिन हो गए थे हमें मिले हुए। पूनम ने मुझे देखकर मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया था। हाँ, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी कि आज ही उठी हूँ तो फ़ौरन चली आई और फिर पूनम के साथ इधर उधर की बातें करने के दौरान समय गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक पूनम ने मुझे बातों बातों में रोहित के बारे में पूछ लिया। तुम्हारा देवर, मेरा मतलब है तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? पूनम ने पूछा तो मैंने गहरी सांस भरकर कहा, वह ठीक है।
बस मेरे दिल से अभी किशन की याद नहीं जाती। मैं कोशिश तो करती हूँ कि रोहित के साथ सच्चे दिल से अपने रिश्ते की शुरुआत करूँ और उसके साथ शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूँ, उसे पत्नी होने का सारा हक और प्यार दूँ। लेकिन क्या करूँ, घर भी एक है और उस घर में पहले किशन की पत्नी बनकर गई थी और अब रोहित की पत्नी बनकर रह रही हूँ, तो मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है इतनी जल्दी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाना। मैंने कहा तो पूनम ने सर हिला दिया और मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगी, बस तुम हिम्मत मत हारना, कोशिश करो कि किशन भाई की यादों को दिल से निकाल कर रोहित को खुले दिल से अपना लो, फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। मैंने भी पूनम की बात पर सर हिला दिया और फिर उससे मिलकर वापस घर आ गई। घर आते ही मैं कह दिया कि कल मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं मेरी सास और रोहित ना जाने किस तरह गुजारा कर रहे होंगे। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, हाँ मैं भी तुम्हें यही कहने वाली थी कि तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम 2-4 दिन के लिए चली जाओ, फिर बाद में चाहे तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उठकर कमरे में आ गई और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। सुबह होते ही नाश्ता करके मैंने माँ से कहा, मुझे छोड़ आइए। माँ मुझे छोड़ने के लिए घर चली आई। मेरी सास मुझे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं रात को तुम्हें बहुत याद कर रही थी और कह रही थी, इतने दिन हो गए हैं, मेरी बेटी घर वापस नहीं आई। मैं सोच रही थी कि आज जाकर तुम्हें ले आऊं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। मेरी सास ने बहुत मोहब्बत से कहा तो मैं भी उनके गले लग गई। शाम को रोहित आया तो उसने मुझे देखा तो एकदम से ठिठक कर रुक गया, जैसे कुछ कहते कहते रुक गया हो। फिर वह कमरे में चला गया। मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। मुझे लगा कि रोहित मेरे इतने दिनों की गैर मौजूदगी को महसूस करेगा और मुझे एक बार बताया ज़रूर कि उसने मुझे मिस किया था, लेकिन उसने तो कोई भी बात नहीं की, बल्कि खामोशी से चला गया। मैंने सोचा शायद अपनी माँ के सामने कहने से हिचकिचा रहा हो, कमरे में जाकर मुझे ज़रूर कहेगा कि मैं तुम्हें मिस किया था। लेकिन मैं कमरे में गई तब भी रोहित कुछ नहीं बोला और मेरी सास फिर दूध का गिलास ले आई। लेकिन रोहित कमरे में मौजूद नहीं था। कपड़े चेंज करने के बाद वह बाहर चला गया था। मैंने अपनी सास से कहा भी कि आप इसे वापस ले जाएं रोहित, दूध तो पिता ही नहीं बल्कि उल्टा इसे बाथरूम में गिरा देता है। तो वह कहने लगी, मोहब्बत से पिलाना तो वह ज़रूर पी लेगा। मैं खामोशी से गिलास पकड़कर रख दिया। मेरी सांस चली गई तो न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैं वह गिलास उठाकर खुद पी लिया और बेड पर लेट गई। रोहित का इंतज़ार करते करते मेरी आंखों में नींद आने लगी थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे अपना मरा हुआ पति किशन दिखाई दिया। किशन कमरे में आए और वह मुझसे कह रहे थे कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर मत रहो। वह चिल्ला चिल्ला कर मुझे यही कह रहे थे। मैं एक झटके से उठ बैठी और अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा। किशन कहीं पर भी नहीं थे। इसका मतलब ये मेरा सपना था, लेकिन सपने में आकर किशन मुझे ऐसा क्यों कह रहे थे? मुझे इस घर से भगने के लिए क्यों कह रहे थे? मैं एकदम उठकर बाहर की तरह भागी। मेरी सास ने मुझे बाहर की तरफ आते देखा तो परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? मैंने कहा, वाहन, कमरे में, किशन, वहाँ पर। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मेरी सास खुद भी डर गई और एकदम उठकर कमरे की तरफ गई। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद वह कहने लगी कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कमरा बिल्कुल खाली है, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन मैं अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई और कहने लगी, नहीं, किशन आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था और वह मुझे कह रहे थे कि अगर तुम्हें जान प्यारी तो यहाँ से चली जाओ। मैं इसका क्या मतलब समझूं? मैं बेबसी से रोने लगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया और मुझे देखते हुए कहने लगी। सास ने धीरे आवाज़ में पूछा, क्या कहा किशन ने? तो मैंने बताया वह कह रहे थे कि अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। मेरी बात सुनकर मेरे सास हारे हुए अंदाज में सोफे पर गिर सी गई। अपनी सास का अंदाज मुझे कुछ अलग सा लगा, इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है मम्मी जी, आप ये सुनकर इतना परेशान क्यों हो गई है? मेरी बात पर मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। न जाने मेरी सास के साथ क्या समस्या थी जो वह ऐसे कह रही थी। कुछ देर बाद मेरी सास रो रो कर थक गई तो फिर कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही मेरा दिल भर आया था। लेकिन मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी यूं ही,
दिल नहीं भर आता, बल्कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। आपको मेरी कसम, मुझे सच बताएं। आखिर क्या बात है? मैंने अपनी कसम देकर अपनी सास को मजबूर कर दिया। तो कुछ पल खामोश रहने के बाद वह कहने लगी, बेटा, मैं तुमसे जो भी कहूँगी बिल्कुल सच कहूँगी, इसलिए तुम सच को स्वीकार करना और हो सके तो मुझे और रोहित को माफ़ कर देना। मेरी सास ने कहा तो मैं उनकी तरफ उलझन भरी निगाहों से देखने लगी और फिर उनसे पूछा, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई? तो मेरी सास कहने लगी, यह बात उस दिन से शुरू होती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब मैंने भी तुम्हें उसी दिन देखा था और रोहित ने भी तुम्हें उसी दिन देखा था। मुझे तुम किशन के लिए बहुत पसंद आई थी। मैं घर आकर जब किशन से इस रिश्ते की बात की तो वह खुशी से खिल उठा। मुझे उसका चेहरा देखकर उसके दिल का हाल पता चल गया था। इसीलिए जब हम दोनों माँ बेटा यह बात कर रहे थे तो रोहित भी वहाँ पर चला आया। मैंने रोहित को भी अपनी खुशी में शामिल करना चाहा, लेकिन उसका चेहरा बुझ सा गया था और आंखों की चमक एकदम खत्म हो गई थी। मैंने अपनी खुशी में महसूस ही नहीं किया और यूं किशन का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगने चली आई। अब मैंने रिश्ता पक्का होते ही जल्दी ही शादी पर जोर दिया और तुम दोनों की जल्दी ही शादी करवा दी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यह मेरी कितनी बड़ी गलती है। मेरा बेटा रोहित इस बात को अपनी बड़ी हार समझा। रोहित ने जब तुम्हें उस दिन शादी पर देखा था तो तुम उसे अच्छी लगी थी और तुम्हें अपनाने का फैसला कर बैठा था। वो मुझसे तुम्हारे बारे में बात करना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले ही मैंने किशन के लिए तुम्हें पसंद कर लिया। रोहित ने दोबारा ये बात फिर मुझसे नहीं की और खामोश हो गया। उसने दिल में ही अपनी मोहब्बत दबा ली थी। उसका ख्याल था कि शायद समय गुजरने के साथ साथ यह बात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तुम शादी करके हमारे घर आ गई तो हर समय उसकी निगाहों के सामने रहने लगी। रोहित की प्यासी नज़रें तुम्हारे चेहरे को देखती रहती और तुम इस बात से बेखबर थी। इसलिए मैंने जब महसूस किया कि रोहित तुम्हें पसंद करता है, मैंने उसे बहुत डांटा और बुरा भला कहा और उसे समझाया कि अब ये ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि पम्मी अब तुम्हारी भाभी बन चुकी है और उसकी तरफ इन नज़रों से मत देखो, बल्कि उसे सम्मान की नज़रों से देखो। लेकिन रोहित मुझे बहुत लड़ा और कहने लगा। लेकिन मेरी बात सुनते ही रोहित गुस्से से बिखर गया था। वह चीखने लगा और बोला, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है आप हमेशा भाई को दे देती हो, और अब भी ऐसा ही किया है आपने मेरे साथ। मेरे दिल की खुशी, मेरी मोहब्बत अपने उठाकर भाई की गोद में डाल दी। मैं यह बात कैसे भुला दूं? रोहित के दिल में पनपते हुए यह बगावत के जज्बे मुझे खतरे का अलार्म लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उसे समझती रहती थी। अब रोहित ज़्यादातर खामोश रहने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे उससे डर लगता। और एक दिन जब तुम अपनी माँ की तरफ गई हुई थी, रोहित और किशन का तुम्हारे बात को लेकर झगड़ा हो गया। किशन ने अपने भाई पर जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया था, क्योंकि रोहित ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें बोली थीं। लेकिन किशन ने जब रोहित पर हाथ उठाया तो रोहित बदले की आग में अंधा हो गया और उसने बिल्कुल भी ना देखा कि उसके सामने उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसने गला दबाकर अपने भाई को मार दिया। मैं उन दोनों को रोकते रही, लेकिन किसी ने मेरी ना सुनी। किशन रोहित से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी पूरी ताकत से रोहित को खींच रही थी, लेकिन पता नहीं रोहित में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। उसने मुझे धक्का दे दिया और एक भाई के हाथों दूसरे भाई का कत्ल हो गया। मैं एक बेटा खो चुकी थी और दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए सबसे यही कहा कि किशन की मौत सोते हुए हो गई थी। शायद उसको हार्ट अटैक आया था। अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाती कि भाई ने भाई को मार दिया है तो मेरा एक बेटा तो वैसे ही मर गया था, दूसरा भी जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं बूढ़ी माँ किसके सहारे रहती? किशन के मरने के बाद रोहित ने मुझे कहा कि जाकर भाभी के लिए रिश्ता मांगो, मुझे उनसे शादी करनी है। मैं खामोश निगाहों से उसे ताकती रह गई, जिसे अब भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसने अपने भाई को मार दिया है। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा रिश्ता ले आई और फिर तुम दोनों की शादी करवा दी। लेकिन शादी की पहली ही रात रोहित जैसे ही तुम्हारे करीब गया था, उसे अपने मरे हुए भाई की शक्ल दिखाई दी थी। किशन उसे अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था, और तभी तो डर कर रोहित तुम्हारे पास दोबारा नहीं गया था। जब भी वह तुम्हारे पास जाने की कोशिश करता तो उसे किशन की शक्ल दिखाई देने लगती थी, और वह डर जाता था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बीच अभी तक शादीशुदा संबंध नहीं बना है तो मैं रोहित से बात की थी। रोहित ने मुझे सब बता दिया था कि मुझे भाई का चेहरा दिखाई देता है जैसे ही मैं पम्मी के करीब जाने की कोशिश करता हूँ। मैं किशन को तो खो चुकी थी,
लेकिन मैं रोहित और अब तुम्हारा परिवार बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अब तुम दोनों ज़िंदगी में हंसी खुशी रहो। इसलिए मैं दूध में कुछ ऐसी चीज़ मिलाकर देती थी कि जिससे कि रोहित वह दूध पी ले और फिर उसे कुछ होश ना रहे और तुम दोनों के बीच शादीशुदा रिश्ता बन जाए। लेकिन अब रोहित को अपने भाई के मरने के लिए पछतावा हो रहा था, इसलिए वह जानबूझकर वह दूध नहीं पीता था और ना ही तुम्हारे करीब जाना चाहता था। वह अक्सर सपने में किशन को देखता है। किशन उससे नाराज़ नज़र आता है तो उठकर बैठ जाता है। रोहित का पछतावा शुरू हो चुका है, इसलिए वह तुम्हारे करीब भी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाता है उसे अपने सामने किशन खड़ा नज़र आता है तो रोहित डर जाता है और पीछे हट जाता है। रोहित अब पछता रहा है और बार बार कभी किशन से और कभी मुझसे माफ़ी मांगता है, लेकिन मैं उसे कैसे माफ़ कर देती जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, सिर्फ एक औरत को पाने की खातिर। उसने मेरा घर उजाड़ दिया। अगर रोहित पहले इस बात को समझ लेता तो शायद आज हालात अलग होते, लेकिन उसने अपनी जलन और मोहब्बत में अंधे होकर एक ऐसा कदम उठा लिया कि मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। लेकिन अब वह पछता रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जैसे भी हो अब तुम पम्मी के साथ निभाने की कोशिश करो और उसे इज्जत और मोहब्बत दो। वह तुम्हारी पत्नी है, लेकिन वह कहता है कि मेरे बस में नहीं है। मैं जैसे ही पम्मी के करीब होने की कोशिश करता हूँ, किशन मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर मैं उससे दूर हो जाता हूँ। मैं तुम्हें यह सब नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आज इस तरह तुमने किशन के बारे में कहा तो मैं तुम्हें यह सब बताने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तुम्हें यह सब बातें जानने का पूरा हक है। लेकिन मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैं एक मजबूर और बेबस माँ थी। मैं अपने एक बेटे के बाद दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे और सब लोगों से यह झूठ बोला। इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मेरी सास ने मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन मैं तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। यह क्या पहाड़ तोड़ डाला था मेरी सास ने मेरे ऊपर। मेरे कंधे इस बोझ को उठाने से इनकार कर रहे थे। इतने बड़े सच ने मुझे दिलाकर रख दिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई और लेट गई। अतीत की सारी फिल्म मेरे दिमाग में चल रही थी। शादी के बाद जितना हिस्सा मैंने गुजरा, मुझे एक एक करके वह सारे पल याद आ रहे थे। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि रोहित मेरे साथ यह सब कुछ कर सकता है। मैं एकदम उठकर बैग में कपड़े डालने लगी और वापस अपनी माँ की तरफ आ गई। मेरी सास मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैं नहीं रुकी, बल्कि मैंने इरादा कर लिया था कि मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँगी, ना ही इन लोगों से कोई संबंध रखूँगी। रोहित को भी खबर हो गई थी कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ। उसने मुझसे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपना दिल पत्थर कर लिया और कान उसकी तरफ से बंद कर लिए। मेरी माँ जो मुझे इस हाल में देखी तो वह बार बार पूछती, लेकिन मैं अभी तक अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह मैं इस दुख से गुजर रही थी तो वही दुख अपनी माँ को दे दूंगी। रोहित बार बार मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उससे कोई संबंध नहीं रखना था। मैंने अपनी सास को भी साफ साफ मना कर दिया था कि मुझे किसी भी तरह का कोई संबंध न रखें। मम्मी के घर आए हुए मुझे 2 साल गुजर चुके थे। मम्मी को इस मामले की खबर नहीं थी कि आखिर हो क्या गया था, और ना ही मैंने उनको बताया था। मेरा अभी वापस जाने का इरादा नहीं है। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी माँ के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। मैं रोज़ किशन से माफ़ी मांगकर सोती हूँ और कहती हूँ मुझे खबर नहीं थी कि वह आपका कातिल है, वरना मैं कभी उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करती। मैं तो उसे आपका भाई समझा था, लेकिन वही आपका कातिल निकला। यह बात सुनकर किशन मुस्कुरा देते हैं और मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। बाकी की ज़िंदगी शायद अब इसी तरह गुजारनी है, क्योंकि अब शादी के नाम से मुझे नफ़रत हो चुकी है।